हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं एमए 2025 का साइंस का पेपर जिसका कोड है G474 और इसका टॉपिक है लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में किस निकाय में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधानों का विवरण दिया गया है? तो वो है स्थानीय शासन की संस्थाओं में, जिसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में आरक्षण प्रावधानों के कारण निर्णय लेने में महिलाओं की अधिक भागीदारी देखी गई है? तो इसका आंसर ए बी सी तीनों सही है। इसमें से अगर किसी ने एक भी लगाया होगा तो उसका आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिलाओं के लिए सरपंचों के पद का 50% आरक्षण प्रदान किया है? तो ये सभी ने किया है, उपयुक्त सभी इसका आंसर है। बिहार, झारखंड, राजस्थान सबने। क्वेश्चन नंबर 4 इज भारत में स्थानीय शासन के लिए महात्मा गांधी का दृष्टिकोण क्या था? उनका दृष्टिकोण था ग्राम स्तर तक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्यों पंचायतों को भारत के संघीय ढांचे का अभिन्न अंग बनाने का विरोध किया है? तो ये क्वेश्चन सीसीएसयू ने काट दिया है। 6th है विकास में पंचायतें क्या भूमिका निभाती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरकारी कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय निकायों के संरचनात्मक ढांचे में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है? तो इसका आंसर है सी हाशिए पर पड़े वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकरशाही के आकार में कवि ने भारत में स्थानीय शासन को कैसे प्रभावित किया है? तो वो है ग्रामीण विकास में स्थानीय संस्थाओं की अधिक भागीदारी को सुगम बनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 इज भारत में लोकतंत्रीकरण और स्थानीय शासन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण समकालीन रुझानों में से एक क्या रहा है? तो वो है विकास संबंधी चिंताओं में नौकरशाही की भूमिका का विस्तार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है विकासशील देशों में आर्थिक अनुन्नयन राज्य की प्रगति को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक पूंजी के लिए खोलकर। क्वेश्चन नंबर 11 नव उदारवादी आर्थिक एजेंडे द्वारा लोकतंत्रीकरण और स्थानीय शासन के लिए संभावित चुनौतियां क्या हैं? तो वो चुनौतियां बी लोकतंत्रीकरण प्रयासों के लिए राज्य से अपर्याप्त समर्थन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 12 है भारत में स्थानीय निकायों पर ई गवर्नेंस का प्रभाव रहा है। क्या प्रभाव रहा है? नौकरशाही बाधाओं के बिना ऑनलाइन पहुंच के माध्यम से वितरण का सरलीकरण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पंचायत कार्यालयों में प्रशासनिक दक्षता में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान रहा है? तो इसका है सी डिजिटलीकरण और स्वचालन से निर्णय लेने के लिए सटीक जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 14 भारत में आमतौर पर राज्य वित्त आयोग का गठन कितनी बार किया जाता है? हर 5 साल में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है स्थानीय निकायों का वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसका गठन करते हैं राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 17 ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष 2 बार बैठक होनी चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट दिए गए हैं दो। तो पहला स्टेटमेंट है राज्य वित्त आयोग एक वैधानिक निकाय है और दूसरा स्टेटमेंट है राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो इसके दोनों ही कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 नगर पालिकाओं के पास निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण है? यह सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 जिस व्यक्ति को पंचायत का सदस्य चुना जाता है उसके पास निम्न में से किसके सदस्य की समान योग्यता होनी चाहिए? राज्य विधानसभा के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुसार स्थानीय शासन की संस्था नहीं है? वो है जिला कलेक्टर का कार्यालय। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 22 है ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज की संस्था को कहा जाता है, इनमें से कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 23 संविधान स्थानीय निकायों में आरक्षण की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर डी सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 24 निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन का अनिवार्य प्रावधान नहीं है? तो वो है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण, ओबीसी के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 25 जिला योजना समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य जिले के लिए समग्र विकासात्मक योजनाएं तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट। 26 जिला योजना समिति के लिए संरचना की आवश्यकता क्या है? इसका है ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन ऑप्शन सही से दिखाई नहीं दे रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 27 संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति के प्रावधानों से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 243 जेड और डी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 28 है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पहला पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लागू किया गया था? तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, उत्तर प्रदेश भी और हरियाणा भी। जिसने ए या बी में से कुछ भी लगाया होगा उसको सही माना जाएगा। 29 नगर आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 30 क्वेश्चन है संवैधानिक रूप से स्थानीय शासन संस्थाओं का परिचय इसका एक उदाहरण है, तो वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 31 पंचायती राज संस्थाएं प्रणाली का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 32 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों से संबंधित है? आर्टिकल 40। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 33 है बलवंत राय मेहता समिति किसके लिए उत्तरदायी थी? वो है स्थानीय प्रशासनिक सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 34 स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है बलवंत राय मेहता समिति स्वतंत्रता के बाद स्थानीय शासन निकायों के कामकाज का मूल्यांकन करने वाली पहली समिति थी। और दूसरा स्टेटमेंट है बलवंत राय मेहता समिति स्थानीय शासन की मौजूदा संरचना से संतुष्ट थी। इसका है ऑप्शन नंबर सी। एक सही है लेकिन दूसरा जो कथन है वो गलत है। 35 पहला स्टेटमेंट है बलवंत राय मेहता समिति ने द्विस्तरीय संरचना की सिफारिश की थी और दूसरा स्टेटमेंट है अशोक मेहता समिति ने त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश की। इसके दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। ये जो बलवंत राय मेहता समिति है और जो अशोक मेहता समिति है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज से संबंधित जितनी भी समितियां हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36 मंडल पंचायतों की सिफारिश किसके द्वारा की गई है? इसका है ए अशोक मेहता समिति द्वारा। 37 है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? इनमें से किसी के नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 अशोक मेहता समिति मुख्यतः किस पर केंद्रित है? तो यह पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन एवं सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 39 अशोक मेहता समिति ने जिला परिषद की कल्पना एक निकाय के रूप में की थी जिला योजना के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। स्टेटमेंट दिए गए हैं दो। तो पहला स्टेटमेंट है बलवंत राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज का मूल्यांकन किया। दूसरा स्टेटमेंट है बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में सौंपी थी। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है? तो आप इस सारे पढ़ लीजिएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अशोक मेहता समिति 1977 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42 है प्राचीन भारतीय स्थानीय शासन में प्राथमिक प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो वो थी गांव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 43 प्राचीन भारतीय गांवों में स्थानीय शासन का नेतृत्व करने के लिए आमतौर पर कौन जिम्मेदार था? तो वो है ग्राम प्रधान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 44 प्राचीन भारतीय गांवों में सभा का प्राथमिक कार्य क्या था? इनका प्राथमिक कार्य था सभी न्यायिक निर्णय लेना, कार्यकारी निर्णय लेना और विधायी निर्णय लेना। तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 45 चोल साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन में दो प्रमुख प्रकार के सुशासित गांव कौन से थे? तो वो थे उर और सभा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 46 है मध्यकालीन युग के दौरान दिल्ली सल्तनत के तहत स्थानीय सरकार प्रणाली में कौन से नए पदाधिकारी शामिल किए गए थे? तो वो है पटवारी और कोतवाल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 47 में ये कथन दिया गया है और ये कारण दिया गया है। तो इसमें से कथन जो है वो गलत है और जो कारण है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 48 मराठा प्रशासित गांवों में राजस्व बढ़ाने और राजस्व प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए किस पदाधिकारी को नियुक्त किया गया था? तो वो है पटेल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 49 दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है मराठा काल के कारण स्थानीय स्वायत्तता में गिरावट आई थी और दूसरा स्टेटमेंट है मौर्य साम्राज्य ने ग्राम वित्त को अवरुद्ध कर लिया। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान उपनिवेशिक सरकार की गतिविधियों का ध्यान मुख्य रूप से स्थानीय शासन के संदर्भ में कहाँ केंद्रित था? तो वो था शहरी क्षेत्र पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 51 है भारत में स्थानीय सरकार की व्यवस्था में सुधार के लिए उपनिवेशिक सरकार के प्रयासों के पीछे प्राथमिक प्रेरणा क्या थी? वो थी सरकारी राजस्व बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 52
स्वैच्छिक कराधान को प्रोत्साहित करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में वार्डों की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो वो थी 1773 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 53 क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान विकेंद्रीकरण की योजना किसने शुरू की जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों तक फैली थी? तो वो है लॉर्ड मेयो द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 54 लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव के तहत स्थानीय निकायों का क्षेत्र क्या था? तो वो है जिला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 55 1907 में नियुक्त विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी सर हेनरी विलियम प्रिमरोज ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 56 स्थानीय निकायों की संरचना के संबंध में विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की एक महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी? गैर आपराधिक तत्वों का प्रतिनिधित्व कम किया जाए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 57 1918 में स्थानीय सुशासन पर सरकार के प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था लोगों को अपने स्थानीय मामलों के प्रबंध में प्रशिक्षित करना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो था राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 59 दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को मूल भावना के अनुरूप लागू नहीं किया गया, बिल्कुल सही। और दूसरा जनता सरकार की अल्प अवधि और कांग्रेस द्वारा रुचि की कमी रिपोर्ट पर निष्क्रियता के कारण थे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60 राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को कब स्वीकार किया था? 1958 में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 61 अशोक मेहता समिति ने PRI के अस्तित्व में विशिष्ट चरणों के रूप में क्या पहचाना था? उत्थान, ठहराव और गिरावट को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 62 पंचायती राज व्यवस्था में लोकतंत्र का निम्नतम स्तर कौन सा था? वो था ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कौन सा संवैधानिक प्रावधान पंचायतों के चुनाव की नियमितता सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 243 के। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 64 है संविधान के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं? तो ये हैं कम से कम 33%, मीन्स 1/3। 65 11वीं अनुसूची किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? यह पंचायतों के कार्यात्मक क्षेत्र को निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 66 राज्य चुनाव आयोग की स्वायत्तता निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करती है? नगर पालिका चुनाव आयोजित करने में नियमितता और स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 67 है नगर निकायों के सदस्यों का वैधानिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 68 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगर निकायों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 343 ना मतलब टी में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 69 शहरी स्थानीय शासन में वार्ड समितियों का उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 70 है ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों के लिए किस प्रकार की स्थानीय स्वशासन प्रणाली स्थापित की गई है? तो वो है नगर पंचायत। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 71 भारत में शहरी क्षेत्रों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट मानक क्या हैं? जनसंख्या घनत्व, राजस्व सर्जन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 72 है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू करने के पीछे प्राथमिक प्रेरणा क्या थी? शहरी स्थानीय निकायों को नया संरचनात्मक अभिविन्यास प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 73 का है नगर पालिकाओं के कामकाज के संबंध में राज्य सरकार को दी गई मुख्य जिम्मेदारी क्या है? वो है नगर पालिका कार्यों के लिए कानून तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 74 नगर पालिका कार्यों के संबंध में संविधान की 12वीं अनुसूची में कौन से विषय शामिल हैं? तो वो है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 75 किस वर्ष एक संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया था? 1996 में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 76 यदि कोई पंचायत समय से पहले भंग हो जाती है तो नियुक्त पंचायत कार्य करती है शेष अवधि के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार से संबंधित है? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट।
78 निम्नलिखित में से किसने स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का पहला विधायी प्रयास किया था? 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 79 11वीं अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं? तो 11वीं अनुसूची में है पूरे 29 विषय, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। किस समिति ने पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 81 स्थानीय चुनावों के दौरान राजनीतिकरण का महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? हिंसा और शत्रुता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 82 स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया गया है? इन सभी का, ऑप्शन नंबर करेक्ट। 83 भारत में स्थानीय शासन में जाति की भूमिका को राजनीति के उच्च स्तरों पर इसकी भूमिका से क्या अलग करता है? ऑप्शन नंबर बी जाति उच्च स्तर पर पार्टियों के लिए जनता को संगठित करती है, जबकि स्थानीय स्तर पर लोग स्वयं परिवर्तन चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 84 निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय राजनीति में प्रभुत्वशाली और हाशिए पर पड़ी जातियों के बीच संबंध का वर्णन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रभुत्वशाली जातियां सत्ता में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए हाशिए पर पड़ी जातियों के साथ सहयोग करती हैं। 85 है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद स्थानीय शासन में जाति की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसने हाशिए पर पड़े जाति समूहों के लिए सीटों का आरक्षण शुरू किया, जिससे नए गठबंधन बने, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 86 स्थानीय शासन गठबंधनों में जाति क्या भूमिका निभाती है? जातिगत गठबंधन तरल होते हैं और बदलती सत्ता की गतिशीलता पर आधारित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 87 भारत में स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी की ऐतिहासिक विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही हैं। 88 पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत ने प्रारंभ में महिलाओं की भागीदारी को कैसे प्रभावित किया? इसका भी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही सही माने जाएंगे। 89 है 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन से क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं? तो इनसे हुए महिलाओं को स्थानीय शासन में शामिल करते हुए आरक्षित सीटें की गई हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। आरक्षित सीटें 1/3। क्वेश्चन नंबर 90 स्थानीय शासन निकायों में निर्वाचित महिलाओं को अक्सर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है प्रमुख सदस्यों का विरोध और कार्यात्मक स्वायत्तता का अभाव, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 91 निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का हिस्सा नहीं है? वो है ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगमों का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? यह है 21 वर्ष, 21 साल। 93 का है 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों के संबंध में प्रावधान सम्मिलित करने के लिए भारतीय संविधान के किस भाग में संशोधन किया गया था? भाग 9 में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुसूची और विषयों की संख्या को सही ढंग से दर्शाता है? तो वो है 12वीं अनुसूची और 18 विषय, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 95 निम्नलिखित में से कौन नगर निगमों के नियमित चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है? राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। निम्नलिखित स्टेटमेंट दिए गए हैं और उन पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है ग्राम सभा में केवल पंचायतों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है पंचायतों के कार्यकाल की गणना प्रथम बैठक की तिथि से की जाती है। तो इसके दोनों में से पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 97 के भी दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है मेयर नगर निगम का अध्यक्ष होता है, ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है कार्यकारी शक्तियां नगर आयुक्त में निहित होती है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 98 स्थानीय शासन में प्रभुत्वशाली वर्ग परंपरागत रूप से क्या भूमिका निभाते हैं? वे स्थानीय निकायों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 99 स्थानीय निकायों के लिए विस्तारित कार्यात्मक डोमेन और वित्तीय सहायता के नकारात्मक परिणामों में से एक क्या हो सकता है? तो वो है विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार का संस्थागतकरण, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। स्थानीय शासन में लिंग को मुख्य धारा में लाना भारत जैसे देशों में चुनौतियां क्यों पैदा करता है? क्योंकि परिवार में मजबूत सहयोग का अभाव होता है, ऑप्शन नंबर सी।
तो ये हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।